होती है। तो नेचर ऑफ कमोडिटीज के अंतर्गत आज हम लोग प्राइस के संदर्भ में कमोडिटी के नेचर का को विषय में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा कि नॉर्मल लाइफ में हमें क्या मिलता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, सामान्य जीवन में आपने क्या देखा होगा कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। ये सामान्य जीवन में आपको दिखाई पड़ता होगा। और अगर वस्तु की मूल्य कम हो जाए तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार अगर कहीं नेचर हमको दिखाई पड़ता है तो वो सामान्य वस्तु होगी। यानी सामान्य वस्तु के संदर्भ में जो प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप पाया जाता है वो निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, प्राइस राइज होने पर, प्राइस इंक्रीज होने पर उसकी जो डिमांड होती है वो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइस डिक्लाइन होने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे हम लोग सामान्य वस्तु के संदर्भ में कहते हैं कि ये सामान्य वस्तु को संदर्भित करता है जिसमें हमको ऐसा रिलेशनशिप दिखाई पड़ता है। अब एक चीज है, एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिएगा। सपोज दैट एक कोई कमोडिटी है, उसका मूल्य जो प्राइस है वो 10 रुपए है, ए कमोडिटी है। एंड बी कमोडिटी जो है उसका जो प्राइस है वो 20 रुपी है। मान लेते हैं कि इस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। कौन सी? बी कमोडिटी का प्राइस घट करके 15 हो जाता है। तो जब बी कमोडिटी का प्राइस घटता है तो इसके ग्राहक जो ए कमोडिटी के ग्राहक हैं वो भाग करके बी कमोडिटी के पास आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई दूसरी वस्तु का मूल्य कम होता है, इसका मूल्य कम होकर के P1 से P2 होता है, तो सापेक्ष रूप से ए कमोडिटी का प्राइस राइज कर जाता है। यह कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। कभी कभी उस वस्तु का प्रत्यक्ष मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनडायरेक्ट, मान लीजिए बाजार में 5 रुपए की एक पेन है, दैट इज लिंक पेन है, दूसरा रोटोमैक पेन है, वो भी 5 रुपए की है। सपोज दैट रोटोमैक पेन का मूल्य गिर करके 3 रुपए हो जाता है, तो लगेगा ऐसे कि लिंक पेन का प्राइस पहले से बढ़ गया है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट प्राइस इफेक्ट। और इनडायरेक्ट प्राइस इफेक्ट भी काम करता है इकोनॉमी में। जब बाजार में एक सिम कार्ड अपना प्राइस रेट कम करता है तो ग्राहक दूसरे सिम कार्ड के ग्राहक भी भाग करके पहले सिम कार्ड वाले के पास आते हैं। परिणाम स्वरूप उस सिम कार्ड वाले ने कोई प्राइस प्लान में चेंज नहीं किया, रिचार्ज प्लान में, लेकिन फिर भी उसके ग्राहक कम हो जाते हैं। क्योंकि सापेक्षिक रूप से लिंक पेन रेनॉल्ड पेन के या रोटोमैक पेन के सापेक्ष में महंगा हो गया है, तो इसका प्राइस राइज इनडायरेक्ट हो गया, प्राइस राइज कर गया है, इसलिए इसके ग्राहक गिर गए हैं। तो अगर ऐसा भी कोई रिलेशनशिप इनडायरेक्ट दिखाई पड़ता है तो उसे भी हम लोग प्राइस के संदर्भ में नॉर्मल कमोडिटी की व्याख्या में ऐड करते हैं। तो एक आपका हुआ क्या रिलेशनशिप? पहला रिलेशनशिप कहलाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये चीज याद कर रखिएगा कि जब किसी वस्तु का मूल्य डायरेक्ट बढ़ता है तो उसकी डिमांड जो होती है वो डिक्लाइन कर जाती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन कभी कभी सोसाइटी में ए कमोडिटी का प्राइस कम होता है, ए कमोडिटी का प्राइस कम होने से बी कमोडिटी के ग्राहक कम हो जाते हैं। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इनडायरेक्ट प्राइस इफेक्ट में भी हमको टेस्ट करना होगा कि उसकी सापेक्षिक मूल्य में वृद्धि हुई है या सापेक्षिक मूल्य में कमी हुई है, और उसके आधार पर विश्लेषण करना होता है। ठीक है, तो इन दो, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनकम में आपको ऐसा नहीं है।
प्राइस में आपको ऐसा मिलता है कि किसी वस्तु का डायरेक्ट मूल्य कम होता तो उसकी डिमांड बढ़ जाती, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन दूसरी कमोडिटी भी सापेक्षिक रूप से महंगी हो जाती है तो हमारे पास उनके ग्राहक भी आ जाते हैं, तो वहां पर किस प्रकार का रिलेशनशिप दिखाई पड़ता है, इसको भी हमको स्टडी यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला मैं सामान्य वस्तु के संदर्भ में बात करने जा रहा हूं। सामान्य वस्तु के संदर्भ में, ठीक है, नॉर्मल कमोडिटी के संदर्भ में। नॉर्मल कमोडिटी के संदर्भ में यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। एंड किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी जो डिमांड होती है वो डिमांड बढ़ जाती है। ये सामान्य लाइफ में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, अब क्या ये सामान्य लाइफ में जो पाया जाता है ऐसा इंप्लीमेंट होता है? चलो टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये एक मेरा डायग्राम है जिसपे हमारे पास आधार अक्ष एवं लंब अक्ष को क्रमशः लिया गया है, और लंब अक्ष को एक्स अक्ष और आधार अक्ष को एक्स अक्ष पर, और जिसको हमने एक्स कमोडिटी के रूप में दर्शाया है, वहीं वाई एक्सिस को हमने वाई कमोडिटी के रिप्रेजेंट में दर्शाया है। अब उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता की जो मूल्य रेखा है वो आपके पास पीएल मूल्य रेखा है एट अ गिवन इनकम। एक दिए हुए आय पर, कोई आय है उपभोक्ता के पास, उस आय पर अगर वो संपूर्ण अपना व्यय एक्स कमोडिटी में कर देता है तो वो ओ एल कमोडिटी परचेज कर सकता है। एक्स पर अगर वो व्यय करता है, वो एक्सपेंडिचर किस पे करता है? एक्स पर। अगर वही एक्सपेंडिचर वो वाई कमोडिटी पे करता है तो ओपी वस्तुओं को वो परचेज कर सकता है, ओपी कमोडिटी को वो परचेज कर सकता है। तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद मुझे मूल्य रेखा पीएल प्राप्त हो जाती है। सपोज दैट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उपभोक्ता का संतुलन का चैप्टर हमने पढ़ा था, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम IC1 के इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पर हैं, जहां पर हम लोग क्या करते थे, x की OX1 मात्रा तथा y की OY1 मात्रा को परचेज कर रहे हैं। x की OX1 मात्रा प्लस y की OY1 मात्रा, मतलब कि हम IC1 तटस्थ वक्र पर हैं, संतुलन बिंदु यहां पर E1 है, और x की OX1 तथा OY की OY1 मात्रा का खरीद हम लोग परचेज कर रहे हैं। अब क्या होता है, उपभोक्ता बाजार में क्या होता है, इनकम तो वही है, ठीक है, इनकम कांस्टेंट है, इनकम आपकी कांस्टेंट है, इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक्स वस्तु का मूल्य पहले से कम हो जाता है। जब एक्स वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो क्या होगा, अब उपभोक्ता पहले पीएल कमोडिटी परचेज कर पा रहा था, अब उससे ज्यादा कमोडिटी वो परचेज कर लेगा। ठीक है, तो कितनी वस्तुओं को परचेज कर पाएगा वो, अब देखो इतनी वस्तुओं को परचेज कर रहा है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता, मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं कि ये प्राइस है, प्राइस कम हुआ है किसका, एक्स वस्तु का। एक्स वस्तु का जब प्राइस कम हुआ है तो मूल्य रेखा खिसक करके PL1 हो जा रही है। ठीक है, अब उपभोक्ता कहां पर आ जा रहा है, अब उपभोक्ता सपोज दैट यहां पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड IC2 पर, और IC2 के इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पर आ जा रहा है। तो उपभोक्ता का संतुलन E1 से चेंज होकर के E2 पर आ गया। अब देखो एक्स वस्तु की जो डिमांड है वो X2 बढ़ा दिया। ठीक है, तो देखो एक्स वस्तु का मूल्य यहां पर कम हुआ, प्राइस कम हुआ, किसका, एक्स कमोडिटी का। तो जब प्राइस कम हुआ तो एक्स वस्तु की डिमांड भी बढ़ जाती है, एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। तो देखो निगेटिव रिलेशनशिप है, यानी एक्स वस्तु क्या होगी, नॉर्मल कमोडिटी होगी, एक्स वस्तु नॉर्मल कमोडिटी होगी। अब ध्यान से देखो, एक्स वस्तु का जब मूल्य कम हुआ तो उसके सापेक्ष वाई वस्तु महंगी हो गई, एक्स वस्तु के मूल्य के सापेक्ष वाई वस्तु महंगी हो गई। कैसे, क्योंकि एक्स वस्तु बाजार में सस्ती हो गई है। मान लो एक मैं एग्जांपल और देता हूं समझने के लिए, इनडायरेक्ट इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए।
एक आपका क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली है, वो एक मैच में 50 रन बना रहा है। दूसरा आपका शुभम गिल है, शुभम गिल वो भी 54 रन बना रहा है। तीसरा आपका रोहित है, वो भी मान के चलिए 50 रन बना रहा है। ठीक है, अगर किसी मैच में शुभम गिल 200 रन बना देता है तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों का परफॉर्मेंस कम अच्छा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ शुभम गिल। निश्चित रूप से अगर एक खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा है तो दूसरा खिलाड़ी में कोई उसने परफॉर्मेंस में कमी नहीं किया, 50 रन बना रहा, फिर भी हम लोग क्या कहेंगे कि सबसे अच्छा खिलाड़ी शुभम गिल है और उनके संदर्भ में ये खिलाड़ी कम अच्छा खेल पा रहे हैं। लेकिन अगर ये 200 रन ना बनाता तो हम कोई तराजू नहीं था, हम नॉर्मली कहते थे ठीक है तीनों खेल रहे हैं, ठीक ठाक खेल रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं। तो निश्चित रूप से इसे इनडायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं कि जब एक खिलाड़ी अच्छा खेल दिखाता है तो दो अन्य खिलाड़ी बुरे हो जाते हैं। उसी प्रकार एक्स वस्तु का मूल्य जब कम होता है तो निश्चित रूप से वाई वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब हम वाई का देखते हैं तो वाई का प्राइस राइज हो जाता है, वाई कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाता है और वाई वस्तु की क्या हो जाती है, डिमांड पहले से कम हो जाती है। क्या ऐसा इफेक्ट दिखाई पड़ता है? तो यस, वाई वस्तु की डिमांड पहले से कम हो गई। देखो डिमांड कम हो गई। ठीक है, एक्स वस्तु की डिमांड पहले से बढ़ गई एंड वाई वस्तु की डिमांड पहले से घट गई। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों वस्तुएं, एक्स वस्तु भी सामान्य वस्तु है एंड वाई वस्तु भी सामान्य वस्तु है। ठीक है, इसी प्रकार अगर और मूल्य कम हो जाता, सपोज दैट, और उपभोक्ता यहां पर आ जाता IC3 के इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 पर आ जाता, तो x का मान देखो x3 हो जाता, x की डिमांड और बढ़ जाती और y की डिमांड और डिक्लाइन कर जाती। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी इफेक्ट हमको दिखाई पड़ता है। तो इन संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, कौन से संतुलन बिंदुओं को, आपका E1 से E2 और E2 से E3, इन संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्राइस कंजप्शन कर्व कहलाती है और इसको हम लोग P पॉइंट से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस कंजप्शन कर्व अगर मूल्य उपभोग रेखा निगेटिव ढाल की है, देखो ये प्राइस कंजप्शन कर्व रेखा निगेटिव ढाल की है, तो इसका मतलब है कि एक्स कमोडिटी भी आपकी सामान्य वस्तु होगी तथा वाई कमोडिटी भी सामान्य होगी। यानी बोथ कमोडिटी विल बी नॉर्मल कमोडिटी, बोथ कमोडिटी विल बी क्या होती है, आपके पास सामान्य वस्तुएं हैं, दोनों सामान्य वस्तुओं को दर्शाता है। जबकि यही रिजल्ट हमको इनकम आईसीसी के अंतर्गत देखे थे कि आईसीसी में जब हमारा इनकम कंजप्शन कर्व था, तो जब यह रेखा मेरी ऊपर की ओर जा रही थी, तो यानी जब आईसीसी का स्लोप धनात्मक था, तब बोथ कमोडिटी हमारी क्या थी, सामान्य वस्तु थी। दोनों वस्तुओं को हमने वहां पर सामान्य वस्तु के रूप में दर्शाया था। तो ये पॉइंट आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि सामान्य वस्तु जो हमारे दैनिक लाइफ है, उस लाइफ में हम क्या देखते हैं, उस लाइफ में एक चीज तो हमने रिजल्ट देखा होगा कि जो सामान्य जीवन है, उस जीवन में जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड घटती है और मूल्य घटने पर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर इस प्रकार का कहीं बिहेवियर दिखाई पड़ता है तो उस वस्तु को हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि दिस इज द नॉर्मल गुड्स, ये नॉर्मल गुड्स है। ठीक है, चाहे वो प्रभाव प्राइस का डायरेक्ट प्रभाव हो, चाहे वो इनडायरेक्ट प्रभाव हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव को मेजरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट, मैं फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बता रहा हूं कि ए एक लड़का, एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है या पड़ोसी है, ए और बी दो बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन ए आईएएस बन जाता, यूपीएससी निकाल देता, तो निश्चित रूप से ए पढ़ने में तेज है और बी इंफीरियर प्रूफ हो जाएगा। बी पढ़ने में कमजोर है, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। क्यों प्रूफ हो जाएगा? क्योंकि एक की ग्रोथ होते ही वहां से लोग देखने लगते हैं कि अरे देखो उसका फ्रेंड था, कितनी उन्नति कर लिया है, आज वो आईएएस हो गया, दूसरा ऐसे ही घूमते रह गए। तो
बी की कोई गलती नहीं थी, उसने अपनी मेहनत वैसे जारी रखा, उसके रिजल्ट भी वैसे हैं, बट इन द रेस्पेक्ट ऑफ ए वो बी कमजोर साबित हो गया। उसी प्रकार कभी कभी वाई कमोडिटी का प्राइस डायरेक्ट नहीं चेंज होता, लेकिन एक्स कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है, इसलिए वाई कमोडिटी को लोग वहां से देखते हैं और बोलते हैं बहुत महंगा है। तो प्राइस इफेक्ट में दो इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका होगा डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट प्राइस इफेक्ट, यानी जिस कमोडिटी का वस्तु का मूल्य परिवर्तित होता है उसी कमोडिटी पर हम लोग इफेक्ट को चेक करते हैं और वहां पे कमोडिटी का नेचर कैलकुलेट करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा पास डायरेक्ट इफेक्ट। लेकिन कभी कभी हमने देखा क्या कि कभी कभी ऐसा देखा गया कि एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के मूल्य को कंपैरेटिव रूप में कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मान लो आलू का दाम है, आलू का दाम बढ़ करके 100 रुपए केजी हो जाए, तो आप क्या कहोगे? पनीर खाना मच बेटर है, क्योंकि पनीर आलू के रेस्पेक्ट में सस्ती आपको लगेगी। ठीक है, 100 ग्राम ले लेना, हमारा काम हो जाएगा। तो मार्केट में जब हम देखते हैं कि उस कमोडिटी का रेट बहुत बढ़ गया है, तो उसके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी में हम आता है, इन द कंपेयर ऑफ दिस कमोडिटी वेरी इजी, इसको मैं तुरंत परचेज कर लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए सिम है, 2-3 सिम है, एक मार्केट में रेट डिक्लाइन कर दिया, तो हम उसके रेस्पेक्ट में बोलने लगते हैं अरे उन सिम का तो कितना रेट हाई है। उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, चेंज पहले वाले ने कर दिया, इसलिए तो ये इफेक्ट इसमें कैलकुलेट करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट है, हम लोग अब दूसरी कमोडिटी पे अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर कमोडिटी। इन्फीरियर कमोडिटी वो कमोडिटी होती है जब किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है, मैं बात करने जा रहा हूं इन्फीरियर कमोडिटी की। इन्फीरियर कमोडिटी की मैं बात करने जा रहा हूं। इन्फीरियर कमोडिटी वो कमोडिटी होती है, इनकम के रेस्पेक्ट में आपने देखा होगा कि इनकम के रेस्पेक्ट में आपने इन्फीरियर कमोडिटी में क्या देखा था कि आय बढ़े या आय घटे, उस वस्तु की डिमांड में केवल माइनर चेंज आता, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वही सेम डिफिनीशन यहां पे प्राइस के संदर्भ में देखने को मिलती है। वस्तु का मूल्य बढ़े या वस्तु का मूल्य घटे, उसकी डिमांड में केवल थोड़ा सा परिवर्तन आता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ निगेटिव, इन द रिस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव, केवल थोड़ा सा इफेक्ट दिखाई पड़ता है, और कभी कभी नहीं दिखाई पड़ता इफेक्ट भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पेन मेरे लिए इंफीरियर कमोडिटी है। सपोज दैट मुझे एक पेन की जरूरत है, चाहे वो 5 रुपए का हो चाहे 10 रुपए का, एक पेन तो मुझे लेना ही लेना है। ठीक है, तो इंफीरियर कमोडिटी के रिस्पेक्ट में प्राइस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, चाहे प्राइस बढ़े तो भी मैं उतनी ही वस्तुएं खरीदूंगा जितना मेरी आदत है, और वर्ष अगर मूल्य घटता है तो भी मैं उतनी ही वस्तुएं खरीदता हूं जितनी मेरी आदत है, ना उससे मैं ज्यादा खरीदता हूं ना उससे कम खरीदता हूं। जैसे आपने देखा होगा सिगरेट, रेट चाहे 10 रुपए की मिले, चाहे 20 की मिले, 50 की मिले, 100 रुपए की मिले। वाइन शराब है, जिनको जो पीना है उतना पिएंगे ना, चाहे 200 की मिले चाहे 2000 की मिले। तो इन कमोडिटीज में प्राइस का इंपैक्ट बहुत नहीं दिखाई पड़ता या बहुत माइनर होता है, और इन कमोडिटीज को हम लोग इंफीरियर कमोडिटी कहते हैं। चलो देख लेते हैं इनका कैसे डायग्राम होगा। ये आपका OX कमोडिटी है, OX X कमोडिटी है, और ये आपकी Y कमोडिटी है। प्रारंभिक जो आपके पास मूल्य रेखा है वो मूल्य, सॉरी थोड़ी टेढ़ी हो गई, प्रारंभिक मूल्य रेखा जो आपकी है वो PL मूल्य रेखा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हम कहां पर हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E1 पॉइंट है। यहां पर X की हम OX1 मात्रा तथा Y की OY1 मात्रा को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी कारण से, अगर किसी कारण से वस्तु का मूल्य क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, X वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, तो मूल्य रेखा आपकी क्या हो जाएगी, शिफ्ट होकर के
यहां पर आ जाएगी, L1 हो जाएगी। अब देखो हम अगर यहां से यहां पर आ जाते हैं, IC2 पर आ जाते हैं, IC1 से IC2 पर आ जाते हैं, इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E2 पर आ जाते हैं, तो x का देखिए उपभोग पहले से बढ़ा देते हैं। तो देखो x वस्तु का जो प्राइस है, x वस्तु का मूल्य कम हुआ, तो x वस्तु की डिमांड क्या हो गई, x वस्तु की डिमांड पहले से बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, OX1 से OX2 हो गई है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य वस्तु कहेंगे सामान्य वस्तु। लेकिन y के रेस्पेक्ट में देखिए, जब x वस्तु का मूल्य कम हुआ तो इन द रिस्पेक्ट ऑफ y वस्तु का मूल्य बढ़ गया। तो y कमोडिटी का प्राइस क्या हुआ, y कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, लेकिन उसकी डिमांड क्या है, उतनी ही है। देखो OY1 ही हम वस्तुओं का अभी भी प्रयोग कर रहे हैं, देख सकते हो। तो वो जो y कमोडिटी की जो डिमांड है वो नो चेंज है, कोई चेंज नहीं है। तो देखो प्राइस बढ़ने के बाद भी कंज्यूमर उतनी ही वस्तुओं को डिमांड कर रहा है, मतलब इंफीरियर कमोडिटी है, निकृष्ट कोटि की वस्तु है, ठीक है। और निकृष्ट कोटि में ऐसा पाया जाता है कि उस पर प्राइस का, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% वो जीरो कर देगा, नहीं, हो सकता इंपैक्ट पड़ता बहुत थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, इट में बी पॉसिबल, बट ये निगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट बहुत लाइट होता, बहुत कम होता है, ठीक है। प्राइस बढ़ने से हो सकता है कि एक्स की मात्रा थोड़ी सी कम कर दें लोग, लेकिन थोड़ी ही कम करते हैं, बहुत ज्यादा कम नहीं करते हैं। तो जब आपको ऐसा कोई रिजल्ट दिखाई पड़ता है तो आप तुरंत बोल दोगे कि दिस इज द इंफीरियर कमोडिटी, ये निकृष्ट कोट की वस्तु के संदर्भ में हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। वस्तु का मूल्य पहले से और कम हो जाए, सपोज दैट प्राइस और कम हो जाती है, मूल्य और कम हो जाए। अब हमारा संतुलन बिंदु कहां पर आ जाता है, हमारा संतुलन बिंदु IC3 आ जाता है, और यहां पर हम आ जाते हैं तो x वस्तु का देखिए हमने डिमांड और बढ़ा दिया, X3 कर दिया है, लेकिन y वस्तु का अभी भी हम उपभोग उतना ही कर रहे हैं जितना पहले करते थे, ठीक है। तो देखो x वस्तु पहले से सस्ती हुई है, तो जब x वस्तु का प्राइस पहले से डिक्लाइन हुआ है तो x वस्तु की डिमांड पहले से बढ़ गई है, लेकिन इन द रिस्पेक्ट ऑफ y प्राइस पहले से बढ़ा है, और प्राइस पहले से बढ़ने के बावजूद y वस्तु की डिमांड वैसे बनी हुई है, तो हम y को क्या कहेंगे, इंफीरियर कमोडिटी कहेंगे, क्योंकि प्राइस लगातार y वस्तु का बढ़ रहा है, लेकिन y वस्तु की डिमांड डिक्लाइन नहीं होने का नाम ले रही है, ठीक है। लेकिन x वस्तु हमारी नॉर्मल कमोडिटी है। क्यों नॉर्मल कमोडिटी है, क्योंकि x वस्तु का लगातार प्राइस डिक्लाइन होता जा रहा है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब इन संतुलन बिंदुओं को मिला दो, चलो इन संतुलन बिंदुओं को मिला देते हैं। तो इन संतुलन बिंदुओं को मिलाओ, कहां से, E1 से E2 और E2 से E3, इन संतुलन बिंदुओं को मिलाने पर प्राइस कंजप्शन कर्व मुझे इंफीरियर कमोडिटी के संदर्भ में प्राप्त हो जाता है। तो इसे देखो, जब आपकी PCC प्राइस कंजप्शन कर्व आपके आधार अक्ष के समांतर हो जाए, ठीक है, आधार अक्ष के समांतर हो जाए, तो रिजल्ट क्या होगा कि x कमोडिटी तो नॉर्मल होगी, लेकिन y कमोडिटी आपकी इंफीरियर हो जाएगी। वहीं अगर आपके पास ये जो PCC रेखा है, वो PCC रेखा किसके समांतर हो जाए, आपके लंब अक्ष के समांतर हो जाए, तो वहां पर y कमोडिटी जो आपकी होगी वो सामान्य वस्तु होगी, y कमोडिटी, और आपकी x कमोडिटी जो होगी वो इंफीरियर हो जाएगी। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान करता है UGC नेट JRF यहीं पर कि इफ द प्राइस लाइन इज द पैरेलल टू द x एक्सिस, if the PCC is the parallel to the y axis, then what will be the combination with the correct, y is the normal commodity, where what here आपका y x commodity is the normal, ऐसे करके एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो प्रॉब्लम आएगी, निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम आनी है। तो मैंने दो कमोडिटी आपके साथ डिस्कस किया,
तो पहली कमोडिटी मैंने किया सामान्य वस्तु के विषय में आपसे चर्चा किया, और दूसरी कमोडिटी की मैंने जो आपके साथ चर्चा किया वो इंफीरियर किया। चलिए तीसरी कमोडिटी में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो तीसरी कमोडिटी जो आपके पास है वो है गिफिन कमोडिटी। गिफिन कमोडिटी मैंने बोला था इकोनॉमिस्ट के नाम पे पढ़ी थी, और प्रोफेसर इन्होंने गिफिन ने देखा था कि अरे ये तो सामान्य जीवन से बिल्कुल विरुद्ध काम कर रहा है। मतलब सामान्य जीवन में तो ये होता है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, जब सामान्य लाइफ में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट रही है, यह दैनिक जीवन में हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन गिफिन कमोडिटी के संदर्भ में इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा था, तो इनकी डिमांड जो थी, इनकी डिमांड भी बढ़ रही थी। तो ये जब मांग का नियम ना काम करे आपका, तो वहां पर ऐसी वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़े और उसकी डिमांड बढ़ जाए, और यदि किसी वस्तु का मूल्य घटे तो उसकी डिमांड भी घट जाए, अगर ऐसा बिहेवियर कहीं मुझे दिखाई पड़ता है तो दैट इज गिफिन कमोडिटी। और अधिकतर प्रदर्शन करने वाली वस्तुओं में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन, सम्मान बढ़ाने वाली वस्तुओं में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। मेकअप करने वाली वस्तुएं ऐसी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये अधिकतर हमको ऐसा दिखाई पड़ता, अरे आपने मकान इतना आलीशान बनवाया है केवल दिखाने के लिए, कार आपने इतनी महंगी ली है दिखाने के लिए, तो ये कार जितनी महंगी होगी उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जितनी सस्ती होगी उतनी डिमांड घटेगी। मान लो एक पैंट है बाजार में 50 रुपए की मिल रही, कि आप कभी नहीं खरीदो, अरे लोग क्या कहेंगे 50 रुपए की पैंट पहनता है, सम्मान का मतलब हो जाता है कभी कभी आपको, नहीं मैं तो 500 वाली पैंट पहनूंगा, अरे एक बार मेरा सपना है कि मैं 20,000 वाली पैंट पहनूं, ठीक है। सम्मान हम जोड़ देते हैं। तो डायमंड लोग केवल सम्मान के लिए, आई हैव द डायमंड, ठीक है। जितना महंगा डायमंड होगा उतनी डिमांड उसकी बढ़ती जाती है। तो इस तरह का बिहेवियर अगर दिखाई पड़ता है तो हम उन कमोडिटीज को गिफिन कमोडिटीज की संज्ञा देते हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं, तो हमारे पास ओ एक्स कमोडिटी एंड ओ वाई कमोडिटी, आपकी ये मूल्य रेखा है, दैट इज पीएल प्राइस लाइन है। नीचे मैंने एक्स कमोडिटी रखा, ये आपके पास वाई कमोडिटी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट में सपोज दैट मैं यहां पर रहता हूं, IC1 पे रहता हूं, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, x की मैं मात्रा कितना प्रयोग कर रहा हूं, और x1 मात्रा प्रयोग कर रहा हूं, और y का मैं कितना प्रयोग कर रहा हूं, y1 मात्रा प्रयोग कर रहा हूं। बाजार में x वस्तु का मूल्य गिरता है, तो x वस्तु का मूल्य गिरने से मूल्य रेखा आगे की ओर जाती है, और नई मूल्य रेखा PL1 हो जाती है। अब x वस्तु का मूल्य कम हुआ, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहां पर आ गया, IC2 पर आ गया। अब देखिए x वस्तु का मूल्य कम हुआ तो x वस्तु की मांग भी पहले से कम हो गई, और इन द रेस्पेक्ट ऑफ y वस्तु का मूल्य बढ़ गया। जब y वस्तु का मूल्य बढ़ा, यहां पे देख सकते हो, तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई, उसकी डिमांड भी बढ़ गई। यानी x वस्तु का प्राइस यहां पर डिक्लाइन किया, जिससे मूल्य रेखा L से L1 पर आ गई, लेकिन x की डिमांड डिक्लाइन कर गई, एक्सिटी डिक्लाइन कर गई। देखो प्राइस डिक्लाइन किया तो डिमांड भी डिक्लाइन कर गई, और डिमांड डिक्लाइन करके OX1 से घट करके OX1 रह गई, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, गिफिन कमोडिटी कहेंगे। प्राइस घट रहा है, डिमांड घटा दिए। इन द रेस्पेक्ट ऑफ वाई कमोडिटी प्राइस बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट यहां पे काम कर रहा प्राइस के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्स वस्तु का मूल्य कम हुआ तो वाई वस्तु का प्राइस बढ़ गया, और वाई वस्तु का जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी भी बढ़ रही है, दैट इज OY1 से बढ़ करके OY2 हो जा रही है। तो ये भी कमोडिटी कौन सी होगी, गिफिन कमोडिटी होगी।
गिफिन सर एक बार फिर कमोडिटीज, से बता दीजिए। जब यहां पर एक्स वस्तु का मूल्य कम हो रहा है, पी एल मूल्य रेखा दाहिनी ओर शिफ्ट हो रही है, मतलब एक्स वस्तु का मूल्य कम हो रहा है, तो हमारा जो संतुलन बिंदु ई था, अब वो संतुलन बिंदु कहां पर चला गया, E2 पर चला गया। एक्स की मांग OX1 थी पहले, अब मांग घट करके कितनी हो गई, अब मांग घट करके हमारे पास हो गई OX2 घट गई। लो एक्स की मांग पहले से डिक्लाइन कर गई। अब तो यानी एक्स का मूल्य कम हुआ तो उसकी मांग कम हो गई, और इन द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स कमोडिटी वाई वस्तु का मूल्य बढ़ गया, और वाई वस्तु का मूल्य बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ गई। जो डिमांड OY1 थी पहले, अब बढ़ करके OY2 हो गई, तो हम संतुलन बिंदु E2 पर आ गए। मान लीजिए बाजार में एक्स का मूल्य और कम हो जाता है, L2, अब उपभोक्ता कहां आ जाता है, यहां पर आ जाता है, IC3 पर आ जाता है। एक्स वस्तु का मूल्य और कम हो गया, लो प्राइस और डिक्लाइन कर गई, इसने डिमांड और घटा दिया, X3 कर दिया, डिमांड और घटा दिया, देखो ये डिमांड और घटा दिया, और वाई वस्तु इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस बढ़ गया, तो वाई वस्तु की डिमांड और बढ़ गई, तो नया संतुलन बिंदु आपका E3 हो गया। इन संतुलन बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूं, इन संतुलन बिंदुओं को अगर मैं मिला देता हूं, तो ये संतुलन बिंदु को मिलाने पर मुझे निगेटिव स्लोप को, यानी क्या होता है, देखिए ये पीछे की ओर झुकती हुई कमोडिटी, ये पीछे की ओर झुकती हुई जो आपके पास रेखा जाती है, इसे प्राइस कंजप्शन कर्व पीसीसी कहते हैं। किसके रेस्पेक्ट में कहते हैं, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, आपका पहले कमोडिटी का ये था एंड सेकेंड कमोडिटी का आपका ये था, तो ये आपके पास IC1 2 था और ये आपके पास IC3 था। तो इन संतुलन बिंदुओं को हम लोग जब मिलाते चले जाते हैं, तो इन संतुलन बिंदुओं को मिलाने पर PCC प्राइस कंजप्शन कर्व इन द रिस्पेक्ट ऑफ गिफिन कमोडिटी कहलाता है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मूल्य उपभोग वक्र, और गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मूल उपभोग वक्र अगर ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, यानी देखो ये निगेटिव स्लोप है, निगेटिविटी है, यहां पर निगेटिव स्लोप है, तो दोनों कमोडिटी, एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी, बोथ कमोडिटी विल बी गिफिन, दोनों कमोडिटी आपकी गिफिन कहलाएंगी। ठीक है, तो ये प्राइस कंजप्शन कर्व है जो बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, वो चाहे आधारच की तरफ भागने लगे और चाहे लंबच की तरफ भागने लगे। चलिए रिजल्ट देख लो, पीसीसी का रिजल्ट देख लो, क्या रिजल्ट आए। अगर पीसीसी ऐसी हुई तो आप क्या कहते हो कि एक्स कमोडिटी सामान्य वाली होगी, एक्स कमोडिटी सामान्य होगी एंड वाई कमोडिटी भी सामान्य होगी अगर प्राइस कंजप्शन कर्व निगेटिव स्लोप का है। दूसरा, अगर प्राइस कंजप्शन कर्व या तो लंबच के समांतर है या तो आधारच के समांतर है, तो इसमें अगर इस लाइन पे बात करते हैं तो y कमोडिटी इंफीरियर होगी और x कमोडिटी आपकी सामान्य होगी। लेकिन अगर हम इस लाइन पर बात करते हैं तो यहां पर y कमोडिटी आपकी सामान्य होगी तथा x कमोडिटी आपकी इंफीरियर होगी। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि अगर ये आधार अक्ष की तरफ बेंड हो जाए पीसीसी, या लंब अक्ष की तरफ बेंड हो जाए, घूम जाए, बेंड होने का मतलब घूम जाए, तो पीसीसी प्राइस कंजप्शन कर्व एक्स एंड वाई बोथ कमोडिटी आपकी गिफिन हो जाएगी। ये रिजल्ट आपके निकल करके आते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है कि मूल्य के संदर्भ में
वस्तुएं जो तीन प्रकार की होती हैं वो वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं और उनके संदर्भ में प्राइस कंजप्शन कर्व कैसे बनते हैं, तो वो मैंने आपको प्लॉट करके दिखाए हैं। अब आप प्रश्न अपने पूछ सकते हो।